भाई आज ना तेरी सारी कमाई ना एक झटके में चली जाती अगर शालिनी बहन ने उन दोनों चोरनियों को पकड़ा नहीं होता तो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है भाई कि तेरे वैन में ना किसी को ना देख कर ना दो चोरियां घुस गई और ना तेरे पैसों के गल्ले को उठाकर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी शालिनी बहन से टकरा गई। इन्होंने शोर मचाकर उन्हें भगा दिया। ये चाहती तो चुप रहती क्योंकि तू तो हमेशा इनसे लड़ता रहता है, लेकिन फिर भी इन्होंने तेरी मेहनत की कमाई को बचा लिया। अरे अब बस भी करो मेरी तारीफें करना। अरे ऐसे कैसे कोई मेरे सामने मेरे श्याम भाई की मेहनत की कमाई को ले जा सकता है। पैसों की कीमत हम गरीब लोगों से ज्यादा कौन जानेगा। शालिनी बहन मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी करा, तुम्हें बहुत परेशान करा, तुमसे बहुत नफरत करी तुम्हारे काम के चलते हुए, लेकिन तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मेरी मेहनत की कमाई को बचाया। आज मैं अपनी हर गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। शालिनी एक बहुत ही गरीब औरत थी जो पास्ते का ठेला लगाकर अपने घर की रोजी रोटी चलाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ ठीक उसके सामने एक श्याम चाइनीज वैन वाला था जो शालिनी के पास्ते के ठेले से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि शालिनी के गरीब पास्ते के ठेले पर लोगों की जितनी भीड़ लगती थी उसकी आधी भीड़ भी श्याम की चाइनीज वैन के आगे नहीं लगती थी, जिसके चलते वो हमेशा उसके पास्ते के ठेले को हटाने की कोशिश किया करता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय शालिनी अपने पास्ते का ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंचती है, जहां वो शाम को कुछ लोगों को इकट्ठा करके बात करते हुए सुनती है। अरे भाई मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग उस गरीब शालिनी के पास उसके पास्ते वाले ठेले पर क्यों जाते हो? कभी ध्यान दिया है तुम लोगों ने कि तुम्हें वो कितनी गंदगी खिला रही है? उसके चारों तरफ तुम सिर्फ धूल मिट्टी खाते हो। भाई ऐसा तो नहीं है, शालिनी बहन बहुत साफ सफाई रखती है और उनके पास्ता में स्वाद भी होता है। गरीब है तो क्या हुआ, अपनी मेहनत से कमाती है ना, तुम क्यों उनसे इतना चिढ़ते हो? रघु और श्याम की सारी बात सुनने के बाद वो उनके पास जाती है और कहती है, श्याम भाई, मेरे और मेरे गरीब पास्ते के ठेले की बुराई हो गई हो तो जाकर अपना काम धंधा देख लो, सुबह का समय है। शालिनी तुझे घर जाने की क्या जरूरत है? तू अपना बिस्तर यहीं लगा लिया करना और यहीं सो जाया कर और सुबह उठकर यहीं पास्ता बनाना शुरू कर दिया कर। क्या हुआ श्याम भैया, आज सुबह से मेरे पीछे लग गए हो? पहले लोगों से बुराई, अब मुझ पे गुस्सा। लगता है अभी तक आपकी बोनी नहीं हुई है। बोनी होगी भी कैसे? जब तक तेरा पास्ते का ठेला मेरी चाइनीज वैन के आगे लगा रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। श्याम भाई, आपको मेरे गरीब पास्ते के ठेले से क्या परेशानी है? जब देखो आप इसे हटाने की बात करते रहते हैं। हाँ है मुझे तेरे पास्ते के ठेले से परेशानी, क्योंकि इसकी वजह से मेरी रोजी रोटी दिक्कत में आ रही है। अरे भैया, मुझ गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा है? सुबह सुबह मुझसे लड़िए मत, जाइए मुझे काम करने दीजिए, मेरे ग्राहक आते होंगे। वही तो मैं भी सोचता रहता हूँ कि तू अपने पास्ते में ऐसा क्या मिलाती है जो तेरे ठेले पर इतनी भीड़ लगी रहती है? क्या है तेरे पास्ते में ऐसा जो लोग तेरे पास्ते के ठेले के आगे मेरी चाइनीज वैन को देखते तक नहीं है? बल्कि तुझ गरीब के पास तो ठीक से सामान तक नहीं होगा अच्छा पास्ता बनाने के लिए। साथ ही तू सिर्फ एक ही तरह का पास्ता बनाती है और मैं कई तरह की चाइनीज बनाता हूँ, फिर भी इतनी भीड़ नहीं लगती। ये बात तो आपको भैया लोगों से पूछनी चाहिए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाती हूँ। बहुत शौक लग रहा है ना तुझे मेरे साथ कंपटीशन करने में? तुझे तो मैं आज ही मजा चखाऊंगा। श्याम अपने मन में इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अपनी चाइनीज वैन के पास जाकर अपने कामों में लग जाता है। श्याम और शालिनी दोनों अपने अपने कामों में लगे होते हैं कि तभी अचानक सड़क पर चल रही तेज रफ्तार गाड़ी एक बुजुर्ग महिला को मारकर चली जाती है, जिसे देखकर आसपास के लोग जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं, जिसकी आवाज सुन के शालिनी भी भागकर उस महिला के पास जाती है, जिसका फायदा उठाकर श्याम उसके बनाए हुए पास्ते में बहुत सारा नमक डालकर खुद भी उस भीड़ में शामिल हो जाता है। तभी शालिनी उस महिला को उठाकर अपने ठेले के पास ले जाकर बिठा देती है और उसे पानी देते हुए कहती है, माताजी आप ये पानी पी लीजिए, हो सकता है आपको गर्मी की वजह से चक्कर आ गए हों। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, कब से पानी ढूंढ रही थी, मिला ही नहीं। भूख भी लगी है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए चक्कर आ गया मुझे। कोई नहीं माताजी, आप ये पानी पी लीजिए और ये पास्ता खा लीजिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बेटी मेरे पास तुझे इस खाने के बदले देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ। कोई बात नहीं माताजी, मुझे आपसे इस खाने के कोई पैसे नहीं चाहिए। मेरे गरीब ठेले के खाने से अगर किसी गरीब का पेट भर जाए उससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। आप ये पास्ता खा लीजिए। शालिनी के कहने पर वो बुजुर्ग औरत
उसका दिया हुआ पास्ते का पहला निवाला जैसे ही मुंह में डालती है तभी उसे तेज नमक का पता चल जाता है। लेकिन वो शालिनी को बिना कुछ जाहिर किए चुपचाप सारा पास्ता खा लेती है। तभी अचानक शालिनी को याद आता है कि वो अपना फोन घर पर भूल आई है, जिस पर वो उस बुजुर्ग औरत से कहती है, माताजी अगर आपको देर ना हो रही हो तो क्या आप थोड़ी देर मेरे ठेले को देख लेंगी? बस मैं अभी घर से अपना फोन लेकर आती हूँ। मेरी बेटी फोन कर रही होगी, उठाऊंगी नहीं तो परेशान हो जाएगी। हाँ बेटी, जाओ तुम ले आओ अपना फोन। मुझे कोई देर नहीं हो रही है, जब तुम आओगी तभी मैं जाऊंगी। धन्यवाद माताजी, बस अभी आती हूँ मैं। शालिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो बुजुर्ग औरत शालिनी के नमक से भरे हुए पास्ते को और पास्ता और मसाला डालकर ठीक कर देती है। थोड़ी देर बाद शालिनी वापस आती है और अपने काम में लग जाती है। तभी वहीं दूसरी तरफ श्याम अपने काम से फ्री होकर जैसे ही शालिनी के ठेले पर नजर डालता है, उसके ठेले पर लोगों की भीड़ देखकर कहता है, ये क्या है? अभी भी लोग इसके ठेले पर नंबर लगाकर खड़े हैं। या तो लोग पागल हो गए हैं या तो मैं, जिन्हें नमक भरा पास्ता खाने में इतना स्वाद आ रहा है, उसे खाने के लिए इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं। ये सब देखकर श्याम अपने आप में बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी वो बुजुर्ग औरत नमक का डब्बा लेकर उसके पास आती है और उसे नमक का डब्बा देते हुए कहती है, बेटा, जो तू खेल खेल रहा है ना, वो मैं बहुत पहले ही खेल कर छोड़ चुकी हूँ। ये ले अपने नमक का डिब्बा, जो तू उस बेचारी लड़की के पास्ते में मिलाकर वहीं छोड़ आया था, जिस पर तेरी चाइनीज वैन का नाम लिखा था। तभी मैं समझ गई थी। और रही बात लोगों के भीड़ की, तो मैंने उसके पास्ते का नमक ठीक कर दिया था, इसलिए वहाँ भीड़ है। अरे माताजी, आपको मेरे और उसके बीच में आने की क्या जरूरत है? दयावान बनकर मेरा सारा खेल खराब कर दिया। जाइए आप यहाँ से। जा ही रही हूँ मैं, लेकिन इतना याद रखना, जो दूसरों के साथ गलत करने की सोचते हैं, उनके साथ भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इतना कहकर वो बुजुर्ग औरत वहाँ से चली जाती है और श्याम भी जाकर अपने कामों में लग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज दोपहर के समय काम से थककर श्याम अपने वैन से निकलकर उसके बगल में पड़ी बेंच पर लेट जाता है। तभी वहाँ दो चोर औरतें खाने का सामान लेने के बहाने श्याम की वैन के पास आती हैं। तभी उनकी नजर वैन में रखे गल्ले पर जाती है और वैन में किसी को ना देखकर जैसे ही वो गल्ले को उठाकर भागने की कोशिश करती हैं, तभी जाकर शालिनी से टकरा जाती हैं और पैसों का गल्ला उनके हाथ से नीचे छूट जाता है, जिसे देखते ही शालिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे डरकर वो दोनों चोरनी वहां से भाग जाती हैं और उसकी आवाज से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तभी श्याम की आंख खुल जाती है और अपने पैसों के गल्ले को जमीन पर पड़ा देखकर वो घबरा जाता है। तभी उस भीड़ में से एक रघु नाम का आदमी कहता है, भाई आज ना तेरी सारी कमाई ना एक झटके में चली जाती, अगर शालिनी बहन ने उन दोनों चोरनियों को पकड़ा नहीं होता तो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है भाई कि तेरे वैन में ना किसी को ना देख कर ना दो चोरियां घुस गई और ना तेरे पैसों के गल्ले को उठाकर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी शालिनी बहन से टकरा गई। इन्होंने शोर मचाकर उन्हें भगा दिया। ये चाहती तो चुप रहती, क्योंकि तू तो हमेशा इनसे लड़ता रहता है, लेकिन फिर भी इन्होंने तेरी मेहनत की कमाई को बचा लिया। अरे अब बस भी करो मेरी तारीफें करना। अरे ऐसे कैसे कोई मेरे सामने मेरे श्याम भाई की मेहनत की कमाई को ले जा सकता है? पैसों की कीमत हम गरीब लोगों से ज्यादा कौन जानेगा। शालिनी बहन, मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी करा, तुम्हें बहुत परेशान करा, तुमसे बहुत नफरत करी तुम्हारे काम के चलते हुए, लेकिन तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मेरी मेहनत की कमाई को बचाया। आज मैं अपनी हर गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं भाई, आप मुझसे माफी मत मांगिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब मुझे समझ में आया कि लोग तुम्हारे गरीब पास्ते के ठेले पर क्यों भीड़ लगाकर खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे ठेले पर स्वाद के साथ साथ अपनापन और अच्छा स्वभाव वाला इंसान भी मिलता है। और मैंने आज तक कभी भी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं की है। इस तरह से श्याम अपनी गलती का एहसास करके गरीब पास्ता वाली से अपनी गलती की माफी मांगता है। साथ ही फिर कभी दोबारा ना उसे गलत बोलता और ना ही उसके ठेले को हटाने की कोशिश करता है। शाम का समय था। देविका रसोई में खाना बना रही थी। तभी एक जोर से आवाज आती है। देविका उस आवाज के पास जाती है तो देखती है कि उसकी सास संजना की कमर अकड़ गई है और वो अपनी कमर को पकड़े हुए बोलती है, हाय राम, मर गई मैं तो। अरे बहू जरा देख तो, उठा मुझे। अरे माँ जी, आपकी कमर फिर से अकड़ गई क्या? आपको मना किया है ना कि आप झुका मत कीजिए, फिर सुनते क्यों नहीं हैं आप? और मैंने बोला था
कि एक बार मुझसे मालिश करवा लिया कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ मानना ही नहीं होता है। चलिए अब मेरा हाथ पकड़िए। अरे बहू, मुझे लगा दवाई खाकर आराम पड़ जाएगा, लेकिन ये तो दोबारा हो गया। चश्मा उठा रही थी कि इतने में ही गई मेरी कमर। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। सरसों के तेल में लहसुन डालकर लाती हूँ और फिर गरम तेल से आपकी मालिश करती हूँ। ये बोलकर वो अपनी सास को लिटा देती है और रसोई में जाकर लहसुन का तेल गरम करके लेकर आती है और ठंडा करके अपनी सास को पीठ के बल लिटाकर उसकी कमर की मालिश करती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे वाह बहू, तेरे से मालिश करवाकर बहुत अच्छा लग रहा है। गरम गरम तेल, वाह, इतना अच्छा लग रहा है। इसलिए कहती हूँ कि मुझसे मालिश करवा लिया कीजिए, आपकी नसों में अकड़न नहीं होगी इससे, और फिर आप जैसे मर्जी बैंड होना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या बोली बहू तू? अरे बस यूं ही, मैंने तो एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, मालिश पर ध्यान दे, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। मजा आ गया बहू, आराम लग रहा है मुझे तो। शुक्रिया माँ जी। ऐसे ही वो आधे घंटे तक मालिश करती है। कुछ देर बाद उसका पति अरमान घर आता है। देविका उसे पानी देती है तो उसका चेहरा देखकर देविका बोलती है, अरमान, ये क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये काले धब्बे कैसे? सुबह तक तो ठीक थे। अरे नहीं देविका, ये 3-4 दिन से हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं दिए थे। आज डार्क हो गए हैं ये स्पॉट्स। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अपना चेहरा। ऑफिस में मेरे जूनियर मुझे ऐसे देखकर हंस रहे थे, बहुत बेकार लगा मुझे। तो मुझे बताया क्यों नहीं? सो रही थी मैं, इतना ध्यान नहीं दे पाती। अरमान, लेकिन मुझे अब पता है कि मुझे क्या करना है। अब मैं आपके चेहरे को एकदम ग्लोइंग बना दूंगी, वो भी आज रात ही। सच देविका, तुम पक्का कर दोगी ना? हाँ अरमान, कोई शक है आपको? नहीं नहीं मेरी जान। अरे माँ जी ने कहीं देख लिया तो? अरे तुम चिंता मत करो, माँ तो अंदर है, वो नहीं आएंगी। नहीं, मैं बाहर हूँ और तेरी माँ ने देख लिया है सब। दोनों अपनी माँ को देखकर जल्दी से दूर हो जाते हैं और घबराकर कहते हैं, माँ जी वो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, यही आए थे मेरे पास। नहीं माँ, मैं नहीं, ये आई थी, लिपट गई जैसे ही ऑफिस से आया तो। झूठे, खुद लिपटे थे मुझसे। माँ। अरे क्या हुआ? अरे बच्चों, मैं तो तुम्हारी टांग खींच रही थी। करो करो, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, जाइए मत, खाना खा लीजिए, मैं लगा देती हूँ, और आप भी फ्रेश होकर आ जाइए। ओके देविका मैडम। अरमान उसकी बात सुनकर कपड़े चेंज करके आता है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी संजना बोलती है, अरमान बेटा, ये तेरे चेहरे पर अचानक से निशान कैसे? अरे माँ पता नहीं, अपने आप ही हो गए, पर आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगे। देविका शायद अपना कुछ नुस्खा करे। आपको कैसे पता कि मैं आप पर अपना नुस्खा अपनाने वाली हूँ? तुम्हारा पति हूँ, इतना तो पता है कि तुम नुस्खे से ही करोगी। चलो अच्छी बात है। अरे बहू, वो मेरी सहेली की बहू है रेखा, उसके बाल काफी टाइम से झड़ रहे हैं, तो मेरे से पूछा उसने, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। अगर तुझे पता है तो तू बता दे। अरे माँ जी, उपाय है ना। आप उससे बोलो कि वो 2 प्याज ले, उसका पेस्ट बना ले, फिर उसे सरसों के तेल में भूने। तेल गाढ़ा होने के बाद उसे छान कर अलग कर ले, और ठंडा होने के बाद हफ्ते में 3 बार रात को सोने से पहले अपने बालों में लगाए, या फिर बाल धोने से 3 घंटे पहले लगा ले। इससे उसके बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे और झड़ना भी रुक जाएंगे। ठीक है बहू, मैं उसे बता दूंगी। वैसे बहू, एक बार फिर से शुक्रिया, तेरी वजह से मुझे कमर में बहुत आराम मिल गया। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद सब खाना खा लेते हैं और रात को देविका जब अपने कमरे में आती है तो उस वक्त वो नीम का फेस पैक बनाकर लाती है और अरमान से बोलती है, अरे अरमान, आप लेट जाओ, मैं आपके फेस पर पैक लगा देती हूँ। सुबह तक आपके सारे ब्लैक स्पॉट देखना गायब हो जाएंगे एकदम। ठीक है, लेट जाता हूँ। और हाँ, आप सुबह इसे वॉश कर लेना। ओके? ओके जानू। अरमान की बात सुनकर वो उसके फेस पर फेस पैक लगा देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन देविका नींद से उठते हुए बोलती है, अरमान जी उठिए, सुबह हो गई है, आपको फेस पैक भी धोना है अपना। हाँ देविका, उठ रहा हूँ मैं। कुछ देर बाद दोनों उठ जाते हैं। देविका कमरे में उसका जूस लाती है और वो नहाकर बाहर आता है। उसे देखकर देविका बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना कि आपके चेहरे के स्पॉट्स रात भर में गायब हो जाएंगे। सच्ची? अभी देखता हूँ। अरे हाँ देविका, और मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है।
अब बता दो मेरी प्यारी सी बीवी, इसमें क्या डाला था? मैंने इसमें नीम की पत्तियाँ, एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल मिलाए थे और उन्हीं का पेस्ट बनाकर आपके चेहरे पर लगाया था। शादी से पहले मैं भी लगाया करती थी, तभी तो मेरी स्किन एकदम ग्लास स्किन जैसी थी। ओहो, आई लव यू मेरी जानूड़ी। अच्छा, तो मेरी तरफ से भी सुन लीजिए, आई लव यू टू जानूड़ा। देविका उसे ऐसा बोलती ही है कि अरमान अपने गीले बाल उस पर झटक देता है और पानी की छींटें देविका के फेस पर जाती है। तभी वो फ्लावर पॉट से पानी लेकर अरमान पर डाल देती है और इस तरह दोनों प्यार से नोक-झोंक वाली फाइट करने लगते हैं। वक्त बीतता है, ऐसे ही देविका के नुस्खे कभी उसके काम आते तो कभी उसके घर वालों के। रात के 11 बज रहे थे और सब सो रहे थे। तभी देविका को रात को एक रोते हुए छोटे बच्चे की आवाज आती है। वो उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। बच्चे के रोने की आवाज बढ़ने लगती है और देविका अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी, ये बच्चे की रोने की आवाज कितनी ज्यादा आ रही है। अरे किसका बच्चा है जो इतनी रात को रो रहा है? अरे साथ वाली पड़ोसन की बेटी आई है, उसी का बच्चा रो रहा है बड़ी देर से। माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बार उस बच्चे के पास चली जाऊँ। वो कब से रो रहा है, मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। मैं एक बार जाऊँ? पर बहू, तू इस टाइम किसी और के घर जाएगी, क्या सोचेंगे वो? एक बार हो आती हूँ ना माँ जी। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। दोनों उसके घर के दरवाजे पर जाते हैं। तभी उस बच्चे की माँ रिया बोलती है, जी आप, कुछ काम था क्या? जी माफ कीजिए, आपके घर इस वक्त आई, मुझे कोई काम नहीं है। बस आपका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सोचा कि एक बार आकर देख लूं। अगर बुरा न माने तो मैं एक बार आपके बेबी को चुप करवाऊं? जी आइए। देविका अंदर आकर बेबी को अपनी गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश करती है। तभी देविका बोलती है, अच्छा बेबी कब से रो रहा है, क्या कर रहा था? आप थोड़ा बता सकती हैं, मुझे मदद मिल जाएगी। जी मेरी गोद में ही खेल रहा था, फिर अचानक से रोने लग गया। अच्छा, तो इसकी नाभि भी उतर गई है। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। आप सरसों का तेल हल्का सा गरम करके ले आइए। जी ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। रिया बच्चे के लिए हल्का तेल गर्म करके लाती है। फिर देविका बच्चे को लिटाकर उसके पेट की तरफ प्यार से मालिश करती है। ऐसा वो 15 मिनट तक करती है, जिसके बाद बच्चा रोना बंद कर देता है और उसकी नाभि ठीक हो जाती है। जिसके बाद बच्चा आराम से सो जाता है और रिया रोते हुए कहती है, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने मेरे बच्चे को ठीक करके एक माँ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे कोई बात नहीं, मुझे शायद इसका हाल पता था, इसलिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा। जैसे ही मैंने आपके बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। वो क्या है ना, छोटे बच्चे हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं, ऐसे रोते हुए नहीं। और शुक्रिया की तो कोई बात ही नहीं है, मैं आपकी बहन जैसी हूँ। अब जब आपका बेबी उठेगा ना तो देखना वो कितना खेलता हुआ उठेगा। और हाँ, एक बार उसकी मालिश जरूर कर देना इस तेल से। ठीक है। अच्छा बेटा, अब अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। जी अब चलते हैं। इस तरह देविका अपने घरेलू नुस्खों से बच्चे की मदद करके उसकी परेशानी को दूर करती है। और यूं ही देविका अपने घरेलू नुस्खों से सबकी आए दिन मदद किया करती। प्रीति सो के उठी होती है, तभी वो अपने पति आनंद को आवाज लगाते हुए कहती है, बेबी चाय। प्रीति की आवाज सुनकर तुरंत आनंद उसके लिए चाय लेकर आता है और उसे चाय देते हुए कहता है, बेबी ये लीजिए, हम आपके लिए चाय बना कर लाए हैं। हमें पता है कि आप इस टाइम जागती हो, तो आपके जागने से पहले हम चाय बना कर ले आए। अब ये गर्मा गर्म चाय पीजिए, उसके बाद हम आपके लिए कपड़े निकाल के रख देते हैं, आप फ्रेश हो जाइएगा। ओ बेबी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। शादी के समय तुमने जितने भी वचन लिए थे कि अपनी बीवी का ध्यान रखूंगा, उसकी सेवा करूंगा। एक रिश्ता ये है, एक रिश्ता है जिसमें हम दोनों की बराबरी होगी। तुम उन सभी वचनों को पूरा कर रहे हो। तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। हमेशा तुम्हें देखकर मुझे प्राउड फील होता है। अरे आज सुबह आप हमारी तारीफ कर रही हो, लगता है सूरज कहीं और से निकला है, वरना आप हमारी तारीफ कर रही हो। अरे इस दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ अगर हमारी तारीफ कर रही हैं तो अच्छा ही है। वैसे भी बहुत कम मौका मिलता है जब आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारी तारीफ करती हो। क्या है आनंद, एक तो मैं जब भी तुम्हारी तारीफ करती हो तो तुम खुद ही मना कर देते हो, और जब मना कर देते हो तो तुम एक्सपेक्ट भी करते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं।
वैसे जो भी तारीफ की थी बिल्कुल सच की थी और दिल से की थी। तुम सच में बहुत अच्छे हो। कोई इंसान अपनी बीवी का ख्याल इतना नहीं रखता है जितना तुम रखते हो। अच्छा ठीक है, अब हम समझ गए। अब हमारी तारीफ को छोड़िए और ना जल्दी से चाय पी लीजिए, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। और हाँ, आप चाय पीने के बाद ना नहा लीजिएगा। हम आपके कपड़े भी निकाल के रख देते हैं। घर का सारा काम खत्म करने के बाद आनंद भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी आनंद की माँ मनोरमा आनंद से कहती है, बेटा जरा एक गिलास पानी ला दे, बहुत प्यास लग रही है। कमर में भी दर्द है, कमर में दर्द नहीं होता तो मैं खुद ही ले लेती। चल ला देना बेटा। माँ, हम अभी ऑफिस जा रहे थे और आपने हमें काम बोल दिया। आप रुकिए, हम प्रीति जी को बोल देते हैं, वो कर देंगी। हमें ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही है, अगर हम रुके ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कोई काम बोल दिया तो तू लेट हो गया ना। और जब तू पूरा दिन अपनी पत्नी की मजदूरी करता है उसका क्या? तब तुझे लेट होना याद नहीं आता है? मैंने तुझसे एक गिलास पानी क्या मांग लिया तो तू मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। तुझे ये बोलते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी कि तू लेट हो रहा है? माँ, ऐसी बात नहीं है, वो प्रीति जी घर का सारा काम करती है, तो थोड़ा बहुत अगर हम उनकी मदद करवा देते हैं तो क्या ही बुरा कर देते हैं। इससे उनको भी थोड़ी खुशी मिलती होगी कि उनका पति उनका साथ देता है। अब माँ, हम आपसे बहस क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। आनंद वहाँ से रसोई में जाता है और अपनी माँ के लिए पानी लेकर आता है और वो अपनी माँ को देता है। लेकिन आनंद को ऐसे ताने अक्सर सुनने को मिला करते थे। कुछ देर बाद आनंद अपने ऑफिस में जाकर काम करता है। शाम को घर आता है तो फिर अपनी बीवी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद आनंद जल्दी घर जाने के लिए अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। तभी आनंद के ऑफिस से एक कलीग हेमंत आनंद से कहता है, अरे वाह मजदूर आदमी, इतनी जल्दी कहाँ निकलने की तैयारी हो रही है? काम हो गया क्या भाई? मैं तुझे पहले ही कहा था कि शाम को हमारा प्लान है। ऑफिस के सभी लोगों को बुलाया है, मैं ट्रीट दे रहा हूँ और तुझे आना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, इसलिए जहाँ भी जा रहा है वहाँ मना कर दे और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। ओह शिट, आज तो हमारे दिमाग से ही निकल गया कि हमने आपको ट्रीट के लिए बोला था। लेकिन हम आपसे ना माफी चाहेंगे क्योंकि हम आ नहीं सकते। वो प्रीति जी को हमने कह दिया है कि आज हम अपनी प्रीति जी को लेकर डिनर करने बाहर जाएंगे और वो तैयार होकर भी बैठी होंगी। अगर उनको मना किया तो उनका दिल दुखेगा और हम कभी उनका दिल दुखा नहीं सकते हैं, इसलिए अभी माफी चाहेंगे, हम नहीं जा पाएंगे। यार ये तेरा हमेशा का ही है। अरे एक दिन तो अपनी पत्नी को मना करके हम लोगों के साथ कहीं चल दिया कर। तू तो अपनी पत्नी का मजदूर बन चुका है, रोज रोज बस मजदूरी में ही लगा रहता है। आज मना कर दे उसे भाई। हम मना कर पाते तो हम जरूर मना कर देते, लेकिन हम मना नहीं कर सकते। वो हमारी पत्नी है और हम अपनी पत्नी को कभी भी किसी भी चीज के लिए हाँ बोलने के बाद उसको मना नहीं कर सकते। और तो और उन्होंने घंटों तक वेट किया है। हमारे लिए ना सबसे पहले हमारी पत्नी आती है। ये सब बात ना बस सोच की होती है। कोई कहता है मजदूर पति है, कोई कहता है प्यार है। हम तो प्यार मानते हैं, आप कुछ भी मानो। यह मेरी सोच नहीं बल्कि हर उस इंसान की सोच है जो तुझे जानता है, क्योंकि तू शादी के बाद मजदूर ही बन गया है, वह भी अपनी बीवी का। कहीं भी जाना होता है तो तुझे तो पहले अपनी बीवी को बताना होता है, फिर उससे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद जाकर तू मानता है। अरे इतना तो कोई और भी नहीं करता और इतना तेरी बीवी भी नहीं करती जितना तू उसके लिए करता है। खैर मैं तेरे से बोल ही क्यों रहा हूँ, तुझे तो जो करना है तू वही कर, जा गुलामी कर अपनी बीवी की। इतना बोलकर हेमंत वहाँ से चला जाता है। आनंद घर आ जाता है और प्रीति के साथ कैंडल लाइट डिनर पे चला जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। आए दिन आनंद को मजदूर पति होने का ताना सुनने को मिल जाता था, लेकिन आनंद ने कभी भी किसी की बातों को दिल से नहीं लगाया था। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं और यही सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद प्रीति का बर्थडे आने वाला होता है, तो प्रीति आनंद के पास जाती है और आनंद से कहती है, आनंद तुम्हें याद है ना मेरा बर्थडे आने वाला है। इस बार मैंने बहुत कुछ सोचा अपने बर्थडे के लिए। मेरा बहुत मन है इस बार काफी अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तुम्हारे दोस्तों को बुलाऊंगी, मेरे सारे दोस्त आएंगे, हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, सबको बुलाऊंगी और सबके साथ बहुत अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं। तो इसमें क्या इतना सोचना, अगर आपका मन है तो आपका बर्थडे वैसे ही मनेगा जैसा आप चाहती हैं। अगर एक पत्नी को किसी चीज में खुशी मिले तो उसके पति को वो करना चाहिए और उसे करने से पहले उसे एक बार भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो हम तो आपका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे। हम तो कहते हैं हम तो अभी से लग जाते हैं ताकि बाद में कोई भूल चूक ना हो जाए हमसे। लेकिन माँ जी का क्या? शायद माँ जी मानेंगे भी नहीं मेरे ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे ही वो तुम्हें हमेशा ही मजदूर पति कहती रहती हैं, क्योंकि तुम हमेशा मेरी बात सुनते हो।
मेरा इतना ध्यान रखते हो, मेरे लिए कभी कभी खाना पीना बना देते हो, कपड़े भी धो देते हो। माँ जी को ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम मेरा बर्थडे इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो तो उन्हें बुरा लगेगा ना। प्रीति की बात मनोरमा भी सुन लेती है और वो वहाँ आकर कहती है, ये सब क्या है आनंद? तू इस लड़की के पीछे पागल हो गया है क्या? पहले ही तो उसके चक्कर में घर के काम करने लगा, कपड़े धोने लगा, अब इसके चक्कर में तो इतनी बड़ी पार्टी करेगा। पता भी है कितनी बड़ी पार्टी करने को कह रही है ये? कितने पैसे लगेंगे? जरा सा भी ध्यान है या नहीं? माँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंसान की खुशी भी जरूरी होती है, और प्रीति जी की खुशी इसमें है तो हम तो ये करेंगे, और हमें कोई एतराज भी नहीं है माँ। और कल को अगर आपको किसी चीज से खुशी मिलेगी ना तो हम वो काम भी करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों को खुश रखें। आनंद अपनी माँ की बात नहीं मानता और अपनी पत्नी के बर्थडे के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। पार्टी चल रही होती है, तभी प्रीति की ड्रेस पे आनंद के हाथों से जूस गिर जाता है। ये देखकर प्रीति गुस्से में कहती है, आनंद, क्या तुम देख नहीं सकते थे? इतनी महंगी ड्रेस मेरी बर्थडे की थी, खराब कर दी तुमने। देख आनंद, इसलिए हम सब तुझे मजदूर पति कहते हैं, क्योंकि तुझे मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है। तुम सब कुछ करते हो, तुम्हें सामने से यह मिलता है। लेकिन ऐसा मजदूर पति तो हर लड़की चाहती है। मजदूर पति मिलना आम बात नहीं है। आप सब लोग बस कीजिए, मेरी पार्टी में आकर मेरे ही पति को कुछ भी बोल रहे हैं। मेरा पति मेरी परवाह करता है, तो इसमें आप सब लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप आदमी लोग अपनी बीवी की परवाह तो करते नहीं है। जो इंसान अपनी बीवी की इतनी परवाह कर रहा है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आप सबको ये मजदूरी लगती है ना तो आप लोगों की सोच सच में बहुत ज्यादा छोटी है। प्रीति जी ने अपना घर बार, माँ बाप सब कुछ छोड़ के हमसे शादी की, तो हमारा क्या फर्ज नहीं बनता? और एक पति अपनी पत्नी का काम करता है, उसकी मदद करता है, तो क्या वो मजदूर बन गया? नहीं, वो अपनी पत्नी से प्यार करता है इसलिए काम करता है। और एक पति पत्नी में ना बॉन्डिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अरे, एक पति घर का काम कर रहा है तो क्या वो गलत हो गया? वो मजदूर हो गया? नहीं, वो अपनी पत्नी से प्यार करता है इसलिए घर का काम करता है, और अपनी पत्नी को एहसास दिलाता है कि वो हर मिनट हर सेकंड उसकी मदद करेगा। और पत्नी के लिए मैं मजदूर बन भी गया हूँ ना, तो आप लोगों को एक मजदूर से सीखना चाहिए। आनंद और प्रीति को साथ देखकर सबकी आंखें शर्म से नीचे हो जाती हैं, जिसके बाद कोई भी उसके पति को कुछ नहीं कहता है। सुमन अपने बेटे ललित पे गुस्सा होते हुए कहती है, बेटा तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी इस लड़की से हो। अगर मैं कह रही हूँ तो मेरी खुशी के लिए इतना सा नहीं कर सकता है कि इस लड़की से शादी ना करे? मेरी बात मान जा, तू उससे शादी मत कर। नहीं नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। आपसे ज्यादा जरूरी ना मेरे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ माँ। मैंने वादा किया है उससे कि मैं शादी उसी से करूंगा। और माँ, शादी का वादा इस लड़की के साथ करने के बाद मैं अगर ये वादा तोड़ दूंगा तो कितना गलत होगा। माँ, मेरे चरित्र के ऊपर ना कलंक लग जाएगा। जहाँ जाऊंगा लोग कहेंगे, देखो लड़कियों से वादा करके वादा तोड़ने वाला जा रहा है। और तो और माँ, आपके तो हाथ पे लिख देंगे कि आपका बेटा लड़कियों से प्यार करता है, वादा करता है और वादा तोड़ देता है। कितना बुरा लगेगा माँ आपको। और आपके साथ कोई ऐसा करे, ये मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो उससे शादी करूंगा, घर बसाऊंगा। माँ, जिद छोड़ दो और मान जाओ। देख बेटा, मुझे पता है तू प्यार करता है, तूने उस लड़की को वादा किया है शादी करने के लिए, लेकिन आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, हमारे घर पर आए और तुझे मुझसे दूर कर दे। तुझे तो पता है ही कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? अपनी माँ की भी तो परेशानी समझ ना। माँ, आप क्या सोच रही हो उसके बारे में? अरे, आप तो अभी तक उससे मिली भी नहीं हो और उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई। माँ, रितु बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत प्यार करती है मुझसे। आप उससे मिलोगी ना तो आपको लगेगा कि वाकई मेरी पसंद बहुत अच्छी है। वो हमारा घर संभाल लेगी माँ, और माँ आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखेगी। हमारे घर में ना कभी भी कोई फूट नहीं डलने देगी। बहुत कोशिश करेगी कि हमारा घर बहुत अच्छा रहे, अच्छा बन के रहे, साथ रहे। प्लीज माँ, आप उससे एक बार मिल के देखो, उसके बाद आप खुद उसकी तारीफ करोगी। अरे, बिना मिले आप राय मत बनाओ माँ, प्लीज मिलो ना उससे। अरे, मैं उससे प्यार करता हूँ, अपने बेटे के प्यार पे तो भरोसा रखो। ठीक है, अगर तुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब भी मैं यही कहूँगी कि मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती है। माँ, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि रितु आपका विश्वास जीत लेगी, और आपको भी कुछ ही दिनों में रितु बहुत अच्छी लगेगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुझे आगे चलकर कोई परेशानी ना हो।
मैं तेरी माँ हूँ, मैं हमेशा तेरा भला ही चाहती हूँ। मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, दुनिया की सबसे बेस्ट माँ। आप बहुत अच्छी हो। आपको पता है जितना प्यार आप मुझसे करती हो ना, उतना ही प्यार वो भी मुझसे करती है। अब देखना, आपको ना कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। वो मुझसे वो बहुत प्यार करती है और आपसे भी बहुत प्यार करेगी। मैं भी उसको फोन करके बता देता हूँ कि आप शादी के लिए मान गई हो। ललित काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी शादी रितु से होने वाली थी। दोनों आपस में बात करते हैं और घर वालों को मिलवाकर शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिनों बाद ललित और रितु की शादी तय हो जाती है और शादी के बाद रितु अपने ससुराल आके पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद रितु रसोई में सबके लिए पनीर की सब्जी बना रही होती है। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और रितु को रोकते हुए सुमन कहती है, अरे अरे रितु बहू, ये क्या कर रही है? तू पनीर क्यों बना रही है? माँ जी, आज मेरा पनीर की सब्जी खाने का बहुत मन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सबके लिए मैं पनीर की सब्जी ही बना दूं। मैं ज्यादा खास तो नहीं बना पाती, लेकिन ठीक ठाक बना ही लेती हूँ। लेकिन बहू, तू तो ललित से बहुत प्यार करती है ना, और तुझे ये तक नहीं पता कि ललित को पनीर की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो खाता ही नहीं है पनीर की सब्जी, और तू पनीर ही बना रही है। मुझे तो ललित बहुत कहता था कि तू इसके बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। नहीं माँ जी, ऐसा भी नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ ललित को, लेकिन कभी खाने पीने के मामले में हमारी इतनी बातें नहीं हुई है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि छोटी सी छोटी बात भी पता ही हो। अब तो बहू कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा तुझे। खैर, अब कर भी दिया है तो क्या कर सकते हैं। मेरा बेटा भी ना अपनी पत्नी पर इतना गुमान कर रहा था, और पत्नी को एक ढेला भर भी नहीं पता उसके बारे में। सुमन इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। रितु को भी अपनी सास पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद से बात करते हुए कहती है, इनका ना बहुत हो गया है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगी है। कोई बात नहीं, अपने बेटे के आगे अच्छा बनकर क्या समझ रही है। घर में बहू आ गई है और इन्हें जरा भी डर नहीं है ना। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। ऐसी चाल चलूंगी कि सोचती रहेगी कि किससे पाला पड़ा है इनका। रितु को अपनी सास बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और अब वो मौके की तलाशी में रहती थी कि किस तरह वो अपनी सास को घर से निकाल सके। ऐसे ही एक दिन रितु जानबूझ के खुद उन सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और खुद ही सीढ़ियों से उतरने लगती है और वो गिर जाती है। और रितु की आवाज सुनकर वहाँ पे ललित आता है। रितु, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? तुम देख के नहीं चल सकती हो क्या? मैं तो देख के ही चलती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे सीढ़ियों पर तेल गिर गया था। मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई। क्या कहा तुमने? सीढ़ियों पे तेल गिरा हुआ था? तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सफाई करते समय तुम्हें देखना चाहिए था ना। अब देखो, तुम्हारी गलती के कारण ना तुम गिर गई। मैंने सीढ़ियाँ क्या, पूरा घर ही अच्छे से साफ किया था। लेकिन आप गुस्सा मत करना, ये काम माँ जी का है। उन्होंने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया है। मैंने खुद देखा था माँ जी को। मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो ऐसा करती हैं। क्या? माँ ने क्या ये सब? मैं अभी माँ से बात करता हूँ। वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? नहीं ललित जी, तुम माँ जी को कुछ मत कहना। पहले ही माँ जी को मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ। अगर तुम मेरी तरफ से उन्हें कुछ बोलने गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे माँ जी भी समझ जाएगी। ऐसा होता रहता है सास बहू में। रितु अब धीरे धीरे ललित के कान भरना शुरू कर देती है। ललित भी रितु की बातों में आ जाता है और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। कुछ दिनों बाद सुमन जब घर पे नहीं होती है तो रितु जानबूझ के खुद को स्टोर रूम में बंद कर लेती है। तो उसे बार बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, तो वो वहाँ जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो रितु ललित के गले लगकर रोने लगती है। अच्छा हुआ ललित, तुम आ गए। मैं तो सच में आज बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि आज मैं बच ही नहीं पाऊंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे अंधेरे में और बंद कमरे में कितना डर लगता है। मुझे सांस तक नहीं आ रही थी। लेकिन ये क्या? तुम्हें स्टोर रूम में बंद किसने किया? और माँ कहाँ है? माँ ने ही मुझे यहाँ पर बंद किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ को मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि माँ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। उन्होंने अब तक कितनी कोशिश की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि माँ को मैं पसंद आ जाऊँ। क्या कहा तुमने? ये सब माँ ने किया है? आज माँ से ना मैं सभी बातों का जवाब लूंगा। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो भी तुम्हारे साथ। तुम तो उनकी बहू हो, उनका इतना ध्यान रखती हो, फिर भी उनको पता नहीं क्या दिक्कत है तुमसे। अरे उन्हें तुम पसंद नहीं थी तो क्या हो गया? इसका मतलब ये तो नहीं है ना वो तुम्हें हमेशा परेशान करे या तुम्हें चोट पहुंचाए। ये सब तो बहुत गलत है। ललित को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब सुमन घर आती है तो ललित अपनी माँ से गुस्से में पूछता है, माँ ये सब क्या है?
पहले तो आपने सीढ़ियों पे तेल गिराया ताकि ये गिर जाए, और ये बच गई तो आपने क्या किया, इसको स्टोर रूम में बंद कर दिया। अरे माँ, बंद करो ये बचकानी हरकतें। अरे आपको शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? आपकी बहू आपकी सेवा करती है, आपको इतना प्यार करती है, और आप क्या करती हो? उसके साथ अत्याचार करती हो। अरे कैसी औरत हो आप? अब तो औरत होने के लायक भी नहीं हो। वो तो आप मेरी माँ हो, इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहता, वरना कोई और होता ना तो घर से निकाल देता। एक सास होके ऐसे कैसे कर सकती हो अपनी बहू के साथ आप? अब आपको इस घर के अंदर रहना है ना अपनी बहू के साथ, तो आपको परीक्षा देनी होगी कि आप अपनी बहू के साथ कभी कुछ नहीं करोगी। क्या अब तू मेरी परीक्षा लेगा? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुझे जो भी इसने बोला है वो सब एक झूठ है। मुझे भले ही ऋतु पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ कभी भी गलत नहीं करने की सोच सकती। और आज तूने ये बात बोलकर ये भी साफ कर दिया है कि मैं तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं कोई परीक्षा नहीं देने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ गाँव, क्योंकि यहाँ अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। सुमन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और आखिरकार उसकी बहू की चाल कामयाब हो जाती है। कोमल सुबह सुबह ही झींगा मछली के पकोड़े बना रही होती है। तभी कोमल के घर उसकी पड़ोसन कमली का आना होता है। अरे शांति, तेरे घर से तो अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो तुझे भी बदबू लग ही गई आखिर। तू और मेरी बहू दोनों जो रोज मार्केट जाकर ये टुनटुना झींगा मछली उठा लाती हो ना, इसका तो मैं ही निजात करूंगी। अरे शांति, तू अगर ये सब नहीं खाती है तो इसमें तेरी दिक्कत है ना। तेरी बहू तो पूछती भी है कि माँ जी खा लो खा लो। मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तुम दोनों का समझ नहीं आता है कि झींगा मछली में ऐसा क्या है जो तुम लोग रोज रोज बस यही खाते रहते हो। अरे उसमें जो स्वाद है ना, आए हाय क्या बताऊं शांति। खैर, टिंडे खाने वाले क्या जाने झींगा मछली के पकोड़े का स्वाद। तभी शांति की बहू कोमल का आना होता है और वो आते ही कमली से कहती है, अरे काकी, आप सही समय पर आई हो। अभी अभी झींगा मछली के पकोड़े तले हैं। बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हो? झींगा मछली के पकोड़े के साथ चाय लेकर आती हूँ। अरे ये हुई ना बात, आज तो सुबह का मूड बना दिया तूने। चाय के साथ झींगा मछली के पकोड़े। बहू से घर के लिए पकोड़े दे दे, मुझे ये सब खाते हुए देखा नहीं जाएगा। और कमली, तू चाय बनाकर अपने घर पर पी और पकोड़े बेशक यहाँ से ले जा। तुझसे मेरा सुख बर्दाश्त नहीं होता ना। बहू ला दे दे पकोड़े, मैं घर जाकर ही चैन से खा पाऊंगी। वैसे भी अगर इसके सामने खाया भी ना तो पचेगा नहीं। चल अच्छा है, एक बार कहने पर ही मान गई तू। और बहू तू, हाँ तुझे ही कह रही हूँ मैं। आज तो तूने झींगा मछली के पकोड़े बना लिए, लेकिन अब 1 महीने तक घर में ये नहीं बनना चाहिए। कमली और कोमल दोनों ही रोज शाम में बाजार जाकर ताजी ताजी झींगा मछली लाती और उसके पकोड़े बनाकर खाया करती। और पकोड़े कमली भी नहीं बनाती थी, बल्कि शांति की बहू कोमल बनाया करती थी। एक रोज शांति हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। बहू, कल अमन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा बना लियो। और हाँ, तेरे बर्तनों में से बदबू नहीं आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखियो। हाँ माँ जी, नहीं आएगी किसी बर्तन से बदबू। मैं इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखूंगी। और ये तेरी सेहत के लिए भी अच्छा है, वरना जिस दिन मेरा दिमाग फिरा उस दिन मैं घर में सबके लिए दिक्कत खड़ी कर दूंगी। अब अगले ही दिन कोमल के देवर अमन को देखने लड़की वाले आते हैं। कोमल किचन में पकवान बना रही होती है और शांति किचन से पकवान ले जाकर मेहमानों के आगे रख देती है। अरे बहन जी, भाई साहब खाइए ना, अरे कुछ तो लीजिए। अरे ये सब तो खाते रहेंगे, पहले लड़का तो देख ले। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। अमन, अरे ओ अमन बेटा। लड़का तो सुंदर है आपका, वैसे तो हमने फोटो में ही पसंद कर लिया था। अब आप एक रोज आकर लड़की भी देख लीजिए। हाँ हाँ भाई साहब क्यों नहीं, पहले आप कुछ तो खाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप दोनों कुछ ले नहीं रहे हैं। अरे आप इतना कह रही हैं तो खा लेते हैं। अरे भाग्यवान, खाओ खाओ, तुम भी खाओ। अब जैसे ही अमन को देखने आए लड़की के माता पिता पकोड़े खाते हैं, उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। बहन जी, ये किस चीज के पकोड़े हैं? इसका स्वाद कुछ अजीब सा है। अरे आलू पनीर गोभी के ही पकोड़े होंगे। अब वो आदमी आधे खाए हुए पकोड़े को तोड़ता है तो उसमें से उसे झींगा मछलियाँ दिखती हैं और वो घबरा कर उस पकोड़े को छोड़ देता है। तभी शांति के घर उसकी पड़ोसन कमली का आना होता है। अरे शांति, लगता है मेहमान आए हुए हैं। क्या हुआ, तेरे शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कोई बात हुई है क्या? तू बोलती क्यों नहीं है? अरे तूने और बहू ने मिलकर सब बर्बाद करके रख दिया, अब होगा तमाशा।
अरे राम राम राम, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, ये क्या हो गया? अरे ये क्या खिला दिया मुझे? अरे बहन जी, आपको अपने मेहमानों की इज्जत करनी नहीं आती तो अनादर तो मत किया कीजिए। जी वो गलती से आ गए होंगे, मुझे नहीं पता चला कि ये झींगा मछली के पकोड़े हैं। अरे अरे, हमारे घर में ये सब कोई नहीं खाता है, बल्कि हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। आपने हमें यहाँ बुलाकर ये सब खिला दिया। अरे आपने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब हम देवी देवताओं को क्या मुंह दिखाएंगे? देखिए मुझे सच में ही नहीं पता था कि ये मछली के पकोड़े हैं। मुझसे भी जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे घर में हम अपनी बेटी को ब्याह नहीं सकते जहाँ ये मछली के पकोड़े तले जाते और मेहमानों के सामने परोस दिए जाते। नहीं 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 बहन जी, रहने दीजिए। जो गलत है सो गलत है। चलो भाग्यवान, आज तो गंगा नहाना पड़ेगा। अरे भाई साहब आप सुनिए तो सही, ये तो बताते जाइए कि लड़की देखने कब आना है। अरे हम अपनी बेटी का हाथ क्या, अपनी काम वाली का हाथ भी ना दे आपके बेटे के हाथ में। इतने में लड़की के माता पिता गुस्से में शांति के घर से निकल जाते हैं। इसके बाद तो शांति अपनी बहू की अशांति भंग करती है, लेकिन जहाँ इधर शांति को कोमल में बहुत बहस हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ कमली दोनों सास बहू का झगड़ा होता देख खाने की टेबल पर बैठ जाती है और मेहमानों का छोड़ा, मिठाई, समोसा, ब्रेड पकोड़ा और झींगा मछली के पकोड़े खाने में लग जाती है। बहू तुझे मना किया था ना कल ही कि तू झींगा मछली नहीं बनाएगी, लेकिन ये जरूर इस कमली ने दिया होगा तुझे खिड़की से लाकर। इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन तू पहले मुझे ये बता, तेरे ये झींगा मछली के पकोड़े खाने की आदत ने तो मेरे बेटे का घर बसने से पहले उजाड़ रखा है। माँ जी, आप ये तो जानती है ना कि मुझे झींगा मछली के पकोड़े कितने ज्यादा पसंद है, और मैंने तो उसे ढक कर रखा था। आपको भी देखना चाहिए था ना कि मेहमानों के सामने ये सब ले जाकर तो आप ही परोस रही थी। हाँ हाँ, इसमें भी मेरी ही गलती है। देख बहू, आखिरी बार बता रही हूँ, मुझे तेरी ये वाहिया झींगा हुल्ला लुल्ला घर में अब दिख नहीं जानी चाहिए। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं ये बाहर से मंगवा लिया करूँगी। अब जब शांति का ध्यान कमली पर जाता है तो कमली के पास जाकर कहती है, कमली, तू जो मेरी बहू को खिड़की से ये झींगा मछली पार्सल कर रही है, किसी दिन मुझे तू मौकाए वारदात पर पकड़ी गई ना तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे इस तेल में ही तल दूं जिसमें तू पकोड़े तलने के लिए झींगा मछली दे जाती है। अरे खाने दे, क्या छीन रही है तू भी? अच्छा बोलते हुए थक गई होगी, ये ले तू भी खा। इतना बोलकर कमली भी शांति को झींगा मछली वाले पकोड़े पकड़ा देती है और खुद समोसे खाने लग जाती है। हालांकि उसे पता भी नहीं होता कि शांति को उसने झींगा मछली के पकोड़े दिए हैं। ये कोमल देख लेती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी मत खाइए, माँ जी नहीं। अब क्या मैं तेरे कहने पर चलूंगी? बहू है, बहू बनकर रहे और ध्यान रहे इस घर में झींगा आना नहीं चाहिए। और कमली, तूने अगर मेरे घर में ये सब लाकर भी दे दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी इसलिए तो रोक रही थी मैं आपको। तो क्या मैं झींगा मछली के पकोड़े खा गई? राम राम, छी बहू, जल्दी से गंगा जल लेके आ। मैंने क्या किया? ये इस कमली की बच्ची ने मेरे हाथों में पकोड़े दिए थे। मुझे इतना खाना देखकर समझ ही नहीं आ रहा था क्या खाऊं और क्या तुझे खाने को पकड़ाऊं। जो हाथ में आया दे दिया। कमली देख, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बिना कुछ सुने यहाँ से चली जा। ऐसा ना हो मेरा सारा गुस्सा तुझ पर ही निकल जाए। अरे समोसे, ये मिठाई भी ले लेती हूँ। हाँ हाँ जा रही हूँ, घूर क्या रही है? शांति अब और भी अपनी बहू कोमल को बहुत सुनाती है। कमली तो वहाँ से खा पी कर चल देती है और शांति को नहाना पड़ जाता है। इतना ही नहीं, शांति अब अपनी बहू और पड़ोसन दोनों पर पैनी नजर रखती है, लेकिन फिर भी वो छुपते छुपाते झींगा मछली के पकोड़े बना ही लिया करती थी और खाया करती।